लालची कुम्हार। मैकू नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी झुनिया के साथ मिलकर दिन भर मटके बनाता रहता था। वो दोनों ही अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं थे। सुनिए जी, आप कोई और काम क्यों नहीं देखते? कब तक हम दिन रात मेहनत कर कर के ये मटके बनाते रहेंगे, जिससे हमें इतनी कमाई भी नहीं होती कि 2 जून की रोटी का भी जुगाड़ हो सके। मैं एक कुम्हार हूँ भाग्यवान। मुझे मटके बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं आता है। जीना और मरना दोनों मुझे इसी मटके और मिट्टी के बीच में ही है, जैसे मेरे बाप दादा जिए मरे थे। मैकू अपने सारे मटके रमेश नामक मटकों के एक बड़े व्यापारी को बेच देता था, ताकि मटकों को बेचने के लिए उसे ज्यादा मेहनत मशक्कत न करनी पड़े और वो अपना सारा ध्यान मटके बनाने में लगा सके। आ गए मैकू, इस बार आने में बड़ी देर कर दी। कुल कितने मटके हैं? कुल 100 मटके हैं रमेश बाबू। ठीक है, ये लो 1000 रुपया। रमेश बाबू, मिट्टी कोयला सब महंगा हो गया है। दिन भर खून पसीना बहाकर हम मटके बनाते हैं। अब तो कम से कम एक मटके के 15 रुपया दे दीजिए बाबू साहब। सालों से आप 10 रुपए पर ही अटके हैं। देख मैकू, मैं तो 10 रुपए से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं देने वाला। देना है तो दे, नहीं तो मैं कोई और दूसरा कुम्हार सेट कर लूंगा। 15 ना सही 12 ही दे दीजिए सरकार, आपकी बड़ी कृपा होगी। हम बहुत खून पसीना बहाते हैं मटके बनाने में। तुझसे ज्यादा खून पसीना तो मैं बहाता हूँ मैकू। तेरा ही तो ठीक है, एक बार में अपने सारे मटके लाकर मेरे सर पर पटक देता है। एक एक मटके बेचने में मुझे ग्राहकों की कितनी चिरौरी करनी पड़ती है, वो तो मैं ही जानता हूँ। आखिरकार 1000 रुपए लेकर मैकू हताश निराश अपने घर आ जाता है। मैकू जानता था कि रमेश उससे 10 रुपए के मटके खरीद कर बाजार में उन्हें 50 रुपए में बेचा करता था, इसलिए उसने दाम बढ़ाने को बोला, लेकिन ठग रमेश ने 1 पैसा तक नहीं बढ़ाया। मैकू झुनिया को पैसे देता है, झुनिया उसे गुस्से में फेंक देती है। फिर आप मटकों का वही दाम लगा कर आ गए। कितनी बार कहा है उस ठग्गू रमेश से कह दो कि 15 रुपए से कम में मटके नहीं देंगे, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं। अरे हर बार तो उस ठग्गू रमेश से कहता हूँ दाम बढ़ाने को, वो बार बार कोई बहाना बनाकर टाल जाता है, तो मैं क्या करूँ? तो अपनी खुद की मटकों की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? मर मर कर मटके बनाए हम और उसका लाभ कोई दूसरा लूट ले जाए, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। दुकान नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे हाथ पैर तो सही सलामत है ना। अब मैं सारे गांव में घूम घूम कर अपने मटके बेचूंगा। हाँ। अगले दिन से मैकू गांव में घूम घूम कर अपने मटके बेचने लगा। घूम घूम कर मटके बेचने में अधिक समय लगने के कारण वो दिन भर में केवल 5 मटके ही बना पाता और उन 5 मटकों को बेचकर वो अब भी उतना ही कमा पाता जितना पहले कमाता था। ये क्या जी, हमारी आमदनी तो अब भी पहले जैसी की तस है, उल्टा उसमें तो बढ़ती की जगह घटती हो गई। यह सब तुम्हारा ही किया धरा है, अब भुगतो। अब तो वो ठग्गू रमेश ने भी किसी दूसरे कुम्हार को सेट कर लिया है, उससे ही मटके लेता है। सारा दोष मुझ पर मत मढ़िए, दोष आपके खानदान का है। बाप दादा खाली मटके बनाते बनाते मर गए, ये नहीं कि दुकान ले लें। मेरे बाप दादा पर मत चढ़ो, उनकी आत्मा रात को आकर तुम्हें परेशान करने लगेगी तो फिर मेरे पास डरते रोते मत आना। हाँ। आत्मा की बात सुनकर मैकू की पत्नी झुनिया बिल्कुल शांत हो गई और कुछ सोचने लगी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने मैकू से कहा कि क्यों ना वो अपने मटकों को 3 तीर्थ स्थानों अयोध्या, काशी और मथुरा की मिट्टी से बने हुए मटके बोलकर ग्राहकों को बेचे। मैकू ऐसा ही करने लगा। मटके ले लो, मटके, दुनिया से जरा हटके बने हुए मेरे मटके। ये कैसा मटका है भैया जो दुनिया से जरा हटके हैं? अरे भैया, ये कोई साधारण मटका नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में मैंने इस गांव के साधारण मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने खुद अयोध्या, काशी और मथुरा की यात्रा की, वहां के मंदिर के पास से मिट्टी खोदी और उससे ही मटका बनाया है। हाँ। तब तो ये मटका बहुत महंगा हुई भैया। महंगा तो है भैया, लेकिन इससे जो पुण्य प्राप्त होगा उसके मुकाबले बहुत सस्ता है, मात्र 500 रुपये का। 500 रुपये का एक मटका? अरे भैया जरा सोचिए, जिस जगह की तीर्थ यात्रा करने से सारे पाप कट जाते हैं, अगर उस जगह की मिट्टी से बने मटके का पानी पिएंगे तो आपको कितना फायदा होगा। लक्ष्मी बरसेगी आपके ऊपर, लक्ष्मी। हैं? अच्छा, क्या कहा? हमरे ऊपर लक्ष्मी मैया बरसेगी? तब तो हमको 2 मटका दे दीजिए भैया।
मैकू इसी तरह गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने मटके बेचने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन तक तो उसकी बिक्री बढ़ने लगी, लेकिन फिर से वापस से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया, क्योंकि लोगों को वो सब बड़े बड़े फायदे नहीं हो रहे थे जिनका सपना मैकू मटके बेचते वक्त अपने ग्राहकों को दिखाता था। लेकिन मैकू हार नहीं मानता और अब की बार वो अपने मटके में चमकीले कांच के टुकड़े लगाकर उसे गांव वालों से हीरे से जड़े हुए मटके बोलकर बेचने लगता है। मटके ले लो, मटके, हीरे से जड़े हुए मटके, सोना चांदी तो सब खरीदे, जो हीरा खरीदे वही राजा कहलाए, बाकी सब भिखारी भाड़ में जाए। आओ मटके ले लो मटके, इस बार पहले से भी जरा हटके। ए मटके वाले, क्या इन मटकों में सच में हीरे जड़े हैं? अरे बिल्कुल दीदी, ये देखिए। मैकू उस औरत को बड़ी चालाकी से मटके के पीछे टॉर्च जलाकर दिखाता है, जिससे उस मटके में लगे सभी कांच के टुकड़े चमकने लगते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं दीदी, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया ना? विश्वास तो तुम पर हमें पहले से ही था भैया, बस मन है कि नहीं मान रहा था। वैसे कितने के दिए हैं ये हीरे के मटके? वैसे तो ये 50,000 के हैं दीदी, लेकिन तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए तुमसे केवल 10,000 ही लूंगा। हाँ। वो महिला ग्राहक मैकू को अपने पर्स से 10,000 रुपए निकाल कर देने लगती है। तभी उधर से एक जौहरी गुजर रहा होता है। और भाई, सारे गांव में तुम्हारी बहुत चर्चा है, सुना है हीरो से जड़े हुए मटके बेच रहे हो। आखिर मैं भी तो देखूं हीरे के मटके कैसे लगते हैं। मैं दिन रात हीरो के गहने देख देख कर ऊब गया हूँ। मैकू उस जौहरी को अपने मटके देता है। वो तुरंत पहचान जाता है कि ये हीरे नहीं, कांच के टुकड़े हैं। वो चिल्लाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। सुनो भाइयों, देखो ये लालची कुम्हार अपने मटके में कांच के टुकड़े लगाकर उसे हीरा बोलकर बेच रहा है। इसे इतना पीटो कि ये आगे से ऐसी ठगी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचे। क्या रे लालची कुम्हार, दीदी दीदी बोलकर चूना लगा रहा है? रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। नहीं 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 दीदी, ये झूठ बोल रहा है, कसम से। तभी सारे गांव वाले एक साथ चीखते हुए मैकू को मारने दौड़ते हैं। मैकू तुरंत वहाँ से 9-11 हो जाता है। गांव वाले उसका पीछा करते हैं। ए, रुक, कहाँ भागता है? एक बार मेरे हाथ में आ गया ना बच्चू, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। हाँ, और अगर मेरे हाथ लग गया ना तो तुझे मारकर उसी हीरे के मटके में तेरी अस्थियां डालकर मैं गंगा में बहाऊंगा। रुक लालची, भागता कहाँ है रे? मैकू तेजी से भागते हुए एक वैद्य से टकरा जाता है, जिससे उस वैद्य का औषधियों से भरा मटका जमीन पर गिर जाता है। अरे बच्चा, जरा संभल कर भागा कर। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। मैकू जल्दबाजी में अपने मटके की जगह वैद्य का औषधियों से भरा मटका उठा लेता है और फिर से भागने लगता है। गांव से बहुत दूर निकल जाने पर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो ये गांव वाले मेरी जान ही ले लेते। तभी वहाँ पर मैकू को 2 लोगों की आहट सुनाई दी। मंत्री जी, आज कितने दिनों बाद हमें राजकाज से फुर्सत मिली है और शिकार करने का समय प्राप्त हुआ है। आज तो मैं जी भर कर शिकार करूंगा। फुर्सत मिलेगी क्यों नहीं महाराज? आपके युवराज यशपाल आपके सारे राजकाज संभालने योग्य जो हो गए हैं। सही कहा मंत्री जी, बेटे के बड़े होते ही पिता के ऊपर लदी जिम्मेदारियों का बोझ कम होने लगता है। खैर, ये बताइए आपको किस जानवर की लाश देखनी है? तेंदुए की, हिरन की या शेर की? जंगली सुअर का शिकार करिए महाराज। नगरवासी जंगली सुअरों के आतंक से बहुत परेशान हो गए हैं। रोज रोज इसकी शिकायत लेकर वो मेरे पास आते हैं। अच्छा, अब तो जंगली सुअरों के आतंक से नगरवासियों को मुक्त कर कर ही रहूंगा। राजा एक जंगली सुअर पर तीर चलाता है। वो सुअर तीर लगने से बौखला जाता है और राजा पर आक्रमण कर देता है। राजा वहीं लहूलुहान होकर गिर जाता है। अरे महाराज, ये कैसा अनर्थ हो गया? सब मेरी ही गलती है। ना मैं आपको जंगली सुअरों का शिकार करने को कहता, न ये सब होता। आप चिंता मत करिए मंत्री जी, खून तो एक योद्धा का श्रृंगार होता है। आप जाइए, पानी लेकर आइए, जख्म साफ करते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कहते ही राजा वहीं पर बेहोश हो जाता है। मंत्री दौड़ते हुए चारों तरफ पानी खोजने लगता है। तभी उसकी नजर मैकू और उसके मटके पर पड़ती है। वो आनन फानन में मटके को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे मैकू भी आ जाता है। ये लीजिए महाराज, मैं पानी लेकर आया।
राजा कोई भी जवाब नहीं देता। वो बेहोश पड़ा होता है। मंत्री वो मटका खोलता है। उस मटके में हरे रंग की औषधि भरी हुई थी। मैकू ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे नहीं पता था कि उसमें औषधियाँ भरी हुई हैं। मंत्री वो औषधि राजा को लगाता है। राजा तुरंत ठीक हो जाता है। आपने मुझे क्या पिलाया मंत्री जी? सारे जख्म तुरंत भर गए। ये औषधि है महाराज जो इन महाशय का है। ये मुझे कोई बहुत बड़े वैद्य लगते हैं। राजा मैकू से उसका परिचय पूछता है। मैकू अपने आप को एक बहुत बड़ा वैद्य बताता है। राजा ये जानकर बहुत खुश होता है और मैकू को अपना राजवैद्य घोषित करता है। मैकू अपनी पत्नी जुनिया के साथ राजमहल में हंसी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन राजा के पुत्र यशपाल पर शत्रु देश का सिपाही आक्रमण कर देता है। वो अधमरी अवस्था में पड़ा रहता है। मैकू को उसकी चिकित्सा के लिए बुलाया जाता है। राजवैद्य जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे बेटे के प्राण बचा लीजिए। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं महारानी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैकू घबराया हुआ सा थर थर कांपने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। मंत्री तभी चिल्लाता है। आप किस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं राजवैद्य जी? युवराज की चिकित्सा शीघ्र ही आरंभ कीजिए। मैकू राजा से कांपती हुई आवाज में सब सच सच बता देता है कि वो कोई वैद्य नहीं बल्कि एक कुम्हार है। राजा ये सुनकर अत्यंत क्रोधित होता है और मैकू को वो 6 महीने तक सारे राजवासियों के लिए निःशुल्क मटके बनाने की सजा सुनाता है और मैकू को मिट्टी के एक पहाड़ पर छोड़ देता है। मैकू रोज पहाड़ खोदकर मिट्टी निकालता और उसके मटके बनाता। ये सब उसके लालच का ही फल था। ऊंट के कुबड़ की चोरी। जमुना दास एक धनी व्यापारी था जो एक बड़े से घर में अपनी सुंदर और मॉडर्न पत्नी रूबिका के साथ रहता था। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। एक दिन, जम्मू डार्लिंग, तुम जब देखो तब केवल अपने काम में ही बिजी रहते हो। अपनी ब्यूटीफुल बीवी का तो कुछ भी ख्याल नहीं रखते। नहीं माय डियर वाइफ, ऐसी बात नहीं है। ये दिन रात मेहनत मशक्कत मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। ओ जम्मू, तुमने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा लिया है। अगर उसे यूटिलाइज नहीं करोगे तो उन पैसों का कोई फायदा नहीं है। यस मैडम, आपने तो मेरी आँख खोल दी। कहिए, इन खुली हुई आँखों से सबसे पहले आपको कहाँ के दर्शन कराऊं? शिमला, नैनीताल या कश्मीर? थार रेगिस्तान में चलते हैं। वो हमारे बंगले से सबसे नजदीक है। वहाँ हम ऊँटों की सवारी भी करेंगे। मैंने आज तक हकीकत में कभी ऊँट को नहीं देखा है। आपका आदेश सर, आँखों पर मैडम। जमुना दास अपनी पत्नी रूबिका के साथ घूमने थार रेगिस्तान की यात्रा पर निकलता है, जहाँ वो एक गरीब ऊँट वाले चंदू से मिलता है जो अपनी पत्नी चंदा के साथ मिलकर यात्रियों को ऊँट की यात्रा करवाते थे। उस गरीब पति पत्नी के जीविका का एकमात्र साधन वो ऊँट ही होता है। और महोदय, कितना किराया है ऊँट की सवारी का? जी बाबू साहब, एक जन का केवल 200 रुपया। 200 रुपए? बहुत लूट मचाई हुई है तुम लोगों ने। मैं तो 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो लो, वरना मैं आगे बढ़ूं। अरे बाबू साहब, ऐसा मत करिए सरकार, गरीब को उसका दाम तो दे दीजिए। ड्राइवर, गाड़ी आगे दूसरे ऊँट वाले के पास ले चलो, ये ऐसे नहीं मानने वाला। चंदू निराश हो जाता है। सुबह से उसकी कुछ भी कमाई नहीं हुई थी। आखिरकार वो बेमन से 100 रुपये में ही ऊँट की सवारी कराने के लिए जमुना दास को हामी भर देता है। जमुना दास अपनी पत्नी रूबिका के साथ खुशी खुशी कार से उतरकर ऊँट पर बैठ जाते हैं। चंदू उन्हें थार रेगिस्तान के अंदर ले जाने लगता है। तभी थोड़ी दूर पहुंचने पर ही उसकी पत्नी चंदा उसको आवाज देती है। सुनिए जी, आप पानी ले जाना भूल गए हैं। दूर होने के कारण चंदू को ठीक ठीक चंदा की आवाज नहीं सुनाई देती। क्या? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? जरा जोर से बोलो। आप पानी ले जाना भूल गए हैं। रास्ते में यात्रियों को प्यास लगेगी तो क्या पिलाएंगे? अच्छा, अभी आता हूँ। वो जमुना दास से बोलता है। साहब, मैं पानी लेना भूल गया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। तब तक आप यहीं पर रुके रहिएगा। जमुना दास अपनी फोटो खींचने में बिजी रहता है। वो चंदू से बस हाँ ठीक है बोलकर वापस फोटो खींचने लगता है। चंदू जल्दी से पानी लेने के लिए चंदा की तरफ दौड़ता है। चंदू को अपनी तरफ आता देख चंदा भी चंदू की तरफ दौड़ने लगती है। तभी उसके पैरों में एक कांटा चुभ जाता है। आउच! क्या हुआ चंदा रानी? कांटा चुभ गया है जी। लाओ,
तुम्हारा पैर देखूं, कांटा कहीं ज्यादा गहरा तक चुभ गया होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चंदा अपने पैर की तली चंदू को दिखाती है, जिसमें एक बड़ा सा कांटा बहुत अंदर तक घुस गया होता है और उसमें से टप टप खून निकल रहा होता है। हे राम, ये तो बिल्कुल अंदर तक घुस गया है। रुको, मैं पिलास लेकर आता हूँ, उसी से निकल पाएगा। चंदू अपने घर में पिलास लेने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जमुना दास और उसकी पत्नी रूबी का चंदू का इंतजार देख रहे होते हैं। जम्मू डार्लिंग, वो ऊंट वाला कहाँ गया? अरे कहीं खैनी खा रहा होगा इडियट। मैं इन इडियट्स को खूब अच्छे से जानता हूँ। इनका काम में मन नहीं लगता है, बस अमीरों को लूट कर किसी तरह अपने दवा दारू भर का इंतजाम करने में ही इनका फोकस रहता है। अरे यार, जाओ उसे ढूंढो, इस तेज धूप में तो मेरा सर फटा जा रहा है। पूरे 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक वो इडियट आया नहीं। जिस जमुना दास से मिलने के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आधे आधे घंटे तक इंतजार देखा करते हैं, उसी जमुना दास को इस इडियट ने पूरे 10 मिनट तक का इंतजार दिखवा दिया। जम्मू डार्लिंग, वो सब बातें बाद में करना, अभी उस ऊंट वाले को खोजो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या रूबिका? जमुना दास की हैसियत इतनी सी है कि वह एक पुअर इडियट को खोजने के लिए इस धूप में जलते हुए थार की रेगिस्तान में पैदल चलेगा? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना जम्मू डार्लिंग? बिल्कुल ऑप्शन है। इस इडियट को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। चलो इन ऊँटों को लेकर अपने घर चलते हैं। अगर उसने हम पे पुलिस केस कर दिया तो? और वैसे भी तुम इन ऊँटों को कंट्रोल कैसे करोगे? पुलिस अदालत सब जमुना दास की जेब में होती है डार्लिंग। और शायद तुम भूल गई, मुझे हॉर्स राइडिंग आती है, और जैसे हॉर्स राइडिंग आती है उसके लिए ऊँटों को कंट्रोल करना इट्स नॉट अ बिग डील। जमुना दास चंदू के ऊँटों को लेकर अपने घर चला जाता है। चंदू जब वापस आता है तो उसे अपने ऊँट नहीं दिखते। वो घबराहट में जोर जोर से जमुना दास को पुकारता है। बाबू साहब, बाबू साहब, कहाँ हैं आप? बाबू साहब, मैडम जी, आप लोग कहाँ हैं? लेकिन उस सुनसान रेगिस्तान से कोई भी आवाज नहीं आती। केवल चंदू की आवाज ही चारों तरफ गूंजती रहती है। अपनी जीविका के एकमात्र साधन ऊँटों को खोकर चंदू रोते बिलखते अपने घर आता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी आ गए? बाबू साहब और मैडम जी ना जाने हमारे ऊँटों को लेकर कहाँ चले गए हैं। कहीं रेगिस्तान में ही कहीं खो तो नहीं गए? पता करिए ना जी, अनर्थ हो जाएगा वरना। नहीं चंदा, इन अमीरों के पास एक से बढ़कर एक मशीनें होती हैं, ये समुद्र में डूबकर भी नहीं खो सकते। जरूर मेरे जाने में देरी होते देख ये लोग गुस्से में मेरी ऊँटों को लेकर कहीं चले गए होंगे। अपनी जीविका के एकमात्र साधन ऊँट के न रहने पर चंदू और उसकी पत्नी चंदा रेगिस्तान में आए हुए लोगों की सेवा कर कर और उन्हें रहने के लिए छोटी सी जगह देकर उससे प्राप्त होने वाले पैसे से किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारी जमुना दास और भी धनी हो जाता है और अपनी पत्नी रूबिका को उसके जन्मदिन पर देने के लिए एक कीमती हीरा खरीदता है, जिस पर शहर के 2 चोर पति पत्नी की नजर होती है। आहा, कितना सुंदर हीरा है, बिल्कुल कोहिनूर की तरह। इसे देखकर तो कल रूबिका डार्लिंग बहुत खुश हो जाएगी। चलो जमुना दास, सॉरी, चलो जम्मू, तुम्हारी कश्मीर रूबिका तुम्हें याद कर रही होगी। जमुना दास उस हीरे को एक पोटली में छिपाकर अपने बंगले की ओर बढ़ने लगता है और शहर के 2 कुख्यात चोर पति पत्नी टीटू और मुन्नी छिप छिप कर उसका पीछा करने लगते हैं। बस कुछ देर और, उसके बाद ये हीरे हमारे कब्जे में होंगे। लेकिन हम उसके बंगले में घुसेंगे कैसे टीटू? अरे पगली, वो अपने पालतू ऊँटों को जहाँ बांध कर रखता है वहाँ से घुसेंगे। तूने देखा नहीं, उस ऊँट ने लात मारकर वहाँ की दीवार में छेद कर दी है। ये बात तू प्यार से नहीं बता सकता था, मुझे पगली बोलना जरूरी था टीटू। अरे प्यार की जुबान नहीं होती है, मुंह की होती है, इसलिए प्यार से नहीं बोल सकता हूँ। खैर अब वो सब छोड़, जमुना दास अपने बंगले में घुस रहा है। जमुना दास अपने बंगले में घुसते ही अचानक से रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। नहीं जमुना दास, इन कीमती हीरो को अपने कमरे में रखना खतरे से खाली नहीं। याद है ना, अभी पिछले महीने ही तुम्हारी सोने की अंगूठी चोरी हो गई थी। अब चोरी चोर ने की या मेरे निकम्मे नौकरों ने, ये तो भगवान ही जाने। तभी उसकी नजर अपने पास बंधी ऊँटों पर गई और अचानक से उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह जमुना दास वाह, क्या तरकीब सोची है। अगर ये कीमती हीरा मैं इन ऊँटों की कुबड़ में छुपा दूं
तब चोर तो दूर की बात, रूबिका भी इसे 7 जन्मों तक नहीं ढूंढ पाएगी। वैसे भी कल तक ही तो बात है। कल रूबिका डार्लिंग का ग्रैंड बर्थडे पार्टी है। मैं कल यहाँ आऊंगा और ऊँट के कुबड़ में से हीरे निकालकर उसे सबके सामने गिफ्ट दे दूंगा। लोगों की बीवियां तो ये देखकर जल भून जाएंगी, फिर अपने अपने घर जाकर अपने पति की वाट लगाएंगी। जमुना दास मिट्टी और जूट की बोरी से ऊंट का एक आर्टिफिशियल कुबड़ बनाता है और उसके अंदर हीरे को रख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसे ये सब करते हुए टीटू और मुन्नी देख लेते हैं। अरे वाह मुन्नी, हमें शिकार तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिकार खुद हमारे पास चलकर आ गया है। ये शिकार की बात कहाँ से आ गई टीटू? हम चोर हैं, शिकारी नहीं। अरे पगली, ये कहावत है, तुझे इतना भी नहीं पता? तूने फिर मुझे प्यार से नहीं समझाया। अरे मुझे माफ कर दीजिए मुन्नी जी कि मैंने आपको बदनाम किया। अब जल्दी से चलिए, इस ऊंट की कुबड़ को चुराकर यहाँ से फुर्र हो जाते हैं। टीटू और मुन्नी दीवार की छेद में से अंदर घुसते हैं। मुन्नी बाहर नजर रखती है कि कोई आ तो नहीं रहा और टीटू आहिस्ता आहिस्ता ऊंट की कुबड़ को निकालने लगता है। ऊंट छटपटाता रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी देखने वाला न था। आखिरकार टीटू ऊंट के कुबड़ को निकालने में सफल हो जाता है और मुन्नी को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन जमुना दास का सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को दीवार फांदते देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। चोर 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 चोर, रुको, मैं कहता हूँ रुको, अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक करता हूँ। टीटू और मुन्नी तेंदुए की गति से भागने लगते हैं और भागते भागते भटक कर थार रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं। ओह, आखिरकार हम बच निकले। भागते भागते मेरी तो अंतड़ियां ही मुंह को आ गई। आओ, इसी रेगिस्तान में ही कुछ दिन रुकते हैं। अब तक जमुना दास ने पुलिस को खबर कर दी होगी। बाहर निकलते ही हमारा पकड़ाना निश्चित है। यहाँ रेगिस्तान में हमें कोई खोजने नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे कहाँ? अरे वो देखो, सामने एक चंदू धर्मशाला है, आओ वहीं पर रुकते हैं। टीटू और मुन्नी अपनी असली पहचान छुपाकर चंदू के छोटे से एक कमरे के धर्मशाला में रहने लगते हैं। कीमती हीरे को देखकर टीटू और मुन्नी के मन में लालच आ जाता है और वो ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। मुन्नी जहाँ उस हीरे से अपने लिए गहने बनवाने को कहती है, वहीं टीटू उससे एक शक्तिशाली बंदूक लेने को कहता है, जिससे वो और अधिक चोरियों को अंजाम दे सके। इसी बात पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं और मन ही मन एक दूसरे को मारकर वो हीरा हड़पने की सोचने लगते हैं। अगले दिन, कहाँ जा रहे हो टीटू? अरे जा रहा हूँ थोड़ा बाहर का नजारा लेने, घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। कब तक आओगे टीटू? 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, खा कर जाना। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं 10 मिनट के अंदर ही आ जाऊंगा। टीटू बाहर जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और अपनी चोरनी पत्नी मुन्नी की गर्दन पर वार करके उसे मार देता है और फिर मजे मजे में हीरे को देखते हुए खाना खाता है। लेकिन उस खाने में उसकी चोरनी पत्नी मुन्नी ने जहर मिलाया होता है, जिससे वो भी मर जाता है और वो हीरा चंदू को प्राप्त हो जाता है। अरे ये तो हीरा है, ये कीमती हीरा इन दोनों के पास कैसे? चंदू ये बात अपनी पत्नी चंदा को बताता है। चंदा हीरे को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने पास रख लेने को कहती है, लेकिन ईमानदार चंदू हीरे को लेने से इनकार कर देता है। तभी उसे अगले दिन न्यूज़पेपर में हीरे की चोरी के बारे में एक खबर छपी दिखती है, जिसे जमुना दास ने छपवाया होता है। चंदू हीरे को उठाता है और जमुना दास के घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने ऊँटों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाता और उनके गले लिपटकर रोने लगता है। तभी जमुना दास उदास चेहरा लेकर आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बाबू साहब, हम आपको आपका खोया हुआ हीरा देने आए हैं। ये दोनों ऊँट मेरे ही है, इसलिए इतने सालों बाद इन्हें देखकर हम थोड़ा भावुक हो गए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। चंदू जमुना दास को सारी कहानी बताता है। जमुना दास ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है। अपनी अमीरी के अहंकार में जमुना दास ने जिस गरीब से उसका सब कुछ छीन लिया था, उसी गरीब ने आज वो कीमती हीरे का त्याग करके बता दिया कि उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। अंत में व्यापारी जमुना दास से माफी मांगता है और उसे उसके दोनों ऊंट और खूब सारा पैसा देकर विदा करता है।